दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास में मैसूर साम्राज्य हम लोग देख चुके थे कि मैसूर साम्राज्य जो है कि किस तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल में गया था। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखिएगा तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम में ही जब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे फैक्ट बता देते हैं तो लास्ट में ही हम बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। और लास्ट वाला जो समय होता है, जो लास्ट वाला वीडियो होता है, वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप शुरू में नहीं देखेंगे तब पर भी केवल क्वेश्चन सुनने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और चीज़ों को आप जो है भूल जाएंगे। तो रट करके चीज़ें या क्वेश्चन याद करके आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक जो है वीडियो देखें। चलिए चलते हैं हम लोग आगे कि जब मैसूर साम्राज्य जब पूरी तरह जो है अंग्रेज़ों के क्षेत्र में चला जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि ये वाला एरिया आपका निज़ाम का रहता है, ये मराठों का रहता है, और ये मैसूर जिसके शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। ठीक, तो मैसूर की जो हम लोग कहानी थी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मराठा साम्राज्य पे जो है अंग्रेज़ों का अतिक्रमण प्रारंभ होता है। और तो वो अतिक्रमण प्रारंभ होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। मराठा लोग जब मैसूर जो है अंग्रेज़ों के चंगुल में जा रहा था तो मराठे लोग जो है उनको बचाने की कोशिश नहीं किए, लेकिन अब अंग्रेज़ों की गाज, ईस्ट इंडिया की गाज अब जो है अब मराठों के ऊपर गिरने वाली है। और जब गिरेगी तब मराठों को भी उसका एहसास जो है होता है। लेकिन देखिए कैसे, पहले मराठा साम्राज्य के विषय में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। जो मराठा साम्राज्य है यह पश्चिमी तट पे था यहाँ, और जब मराठा साम्राज्य था इस मराठा साम्राज्य के अंतर्गत उपजाऊ भूमि नहीं होती थी, खेती बाड़ी उतनी नहीं होती थी, मतलब कुल मिलाकर के वहाँ शांति प्रिय जीवन नहीं होता था। मराठा साम्राज्य चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती थी वह धन लोग अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से लूट करके लाते थे और अपना साम्राज्य चलाते थे। अब जो है इस तरह से वो मराठा साम्राज्य चलता था। इसमें कुछ भौगोलिक कारण है। मराठा साम्राज्य एक अलग टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को हम बड़े ही विस्तार से पढ़ाएंगे जब वो शाहजी भोसले और उनके पुत्र जो है छत्रपति शिवाजी थे तो वो हम स्टार्टिंग से उसको पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे हम शुरू से पढ़ाएंगे तो आपका जो आधुनिक इतिहास का ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट है, अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से वो पूरे भारत को अपने कब्जे में ले रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए हम मराठा साम्राज्य को आपको सिर्फ यहाँ जो है आंग्ल मराठा युद्ध, जितने भी युद्ध हुए युद्ध आपको बता देंगे, और मराठा के विषय में उसका साम्राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई और साम्राज्य कैसे अपने जो चरमोत्कर्ष पे बढ़ा, उसकी शक्ति कैसे बढ़ी, और मुगलों के साथ किस तरह के जो है युद्ध हुए, संधि समझौते हुए, इस चीज़ का हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल में हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि जब मैसूर अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया तो फिर मराठे लोग जो है किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ों के जाल में फंसते चले गए। तो मराठा साम्राज्य जो है, एक चीज़ और जान लीजिए कि मराठा साम्राज्य में जो इस समय तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय तक न इसमें पूरी की पूरी शक्ति पेशवा के अंतर्गत आ चुकी है।
अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये पेशवा क्या होता है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को बता देता हूँ कि मराठा साम्राज्य जो है जब उत्पन्न हुआ था, जब साम्राज्य जो है वहाँ पे विकसित हुआ था, तो शुरुआत में उसका जो शासक होता था वो राजा होता था, और राजा का एक वजीर होता था जो कि सारा काम जो है देखता रहता था। आप लोगों को जो है शतरंज खेले होंगे तो शतरंज में आप लोगों ने देखा होगा कि एक राजा होता है, एक वजीर होता है। तो वजीर ही सारे विभागों का मुखिया होता था, सारे विभाग का लेखा जोखा करता था, वह सेना का लेखा जोखा करता था, वो राजस्व का लेखा जोखा करता था, वह व्यापार वाणिज्य का लेखा जोखा करता था, वो लगान वसूली का लेखा जोखा करता था, वो सब कुछ वहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया तो वजीर को ये लगने लगा कि भाई जब सब कुछ हम ही देख रहे हैं तो राजा का आदेश का पालन को करना हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा को क्या पता है कि कहाँ किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से वह जो वजीर होता था उसको मराठा साम्राज्य में पेशवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन पेशवा एक वजीर की तो तरह ही कार्य करता था। लेकिन जब इसको पेशवा को लगने लगा कि भाई अब जो है हमको पूरी शक्ति हमारे हाथ में होनी चाहिए, तो वह वहाँ के राजा से संगोला की संधि करता है, और संगोला के संधि के माध्यम से वह पूरी की पूरी शक्ति जो है अपने पास रख लेता है। अब राजा को आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजा बस एक अनुमति देने का साधन बन गया। जिस तरह से आप लोग हमारे संविधान में, हमारे भारत देश में राष्ट्रपति को देखते होंगे कि सारा करता धरता प्रधानमंत्री और उसकी टीम होती है, जबकि जो है राष्ट्रपति मात्र अनुमति देने का काम करता है। उसी तरह यहाँ तक आते आते मराठा साम्राज्य में भी हो गया था कि जो राजा होगा वो केवल अनुमति देगा, और मेन जो है कर्ता धर्ता होगा वो पेशवा होगा। और संगोला के संधि के बाद जो है एक युद्ध होता है, एक अफगानिस्तान का एक ही बहुत क्रूर शासक, बहुत ही भयानक शासक जो है भारत पे आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली, उसके साथ जो है मराठों का युद्ध होता है। तो मराठों का युद्ध होता है, तो मराठा युद्ध में उसमें जो है जो पेशवा रहता था उस समय वो जो है बालाजी बाजीराव जो है पेशवा रहता था। अब मराठों की तरफ से बालाजी बाजीराव जो है अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करता है, और अब्दाली द्वारा ये लोग पराजित हो जाते हैं। बहुत बुरी तरह मराठाओं की हार होती है। उसी सदमे को देखते हुए जो है उसी सदमे के कारण जो बालाजी बाजीराव रहते हैं उनकी कुछ सप्ताह बाद मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है, ठीक, आपका बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है, और वह मृत्यु होती है जब वह अहमद शाह अब्दाली से हारे थे पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी। उस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई थी। इसमें मराठा हार गए थे, और जब हार गए थे तो इसी हार के सदमे से, इसी के सदमे से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय बालाजी बाजीराव ही पेशवा रहता है, सारा करता धरता यहीं रहता है। तो बालाजी बाजीराव के स्थान पे उसके पुत्र को पेशवा बना दिया जाता है, और उसके पुत्र का नाम रहता है माधवराव। उसके पुत्र का नाम रहता है माधवराव। यह जो है पेशवा बन जाता है, ठीक। अब जब यह पेशवा बन जाता है दोस्तों, तो इसको
अनुभव कम रहता है, उसके राजनीति का अनुभव कम रहता है, कूटनीति का अनुभव कम रहता है, युद्ध का अनुभव कम रहता है, किस तरह साम्राज्य का शासन व्यवस्था चलाना चाहिए इसका अनुभव कम रहता है। तो यह कम अनुभव वाला रहता है। तो सुरक्षा के दृष्टि से माधवराव का जो है संरक्षक बन गया कौन? बालाजी बाजीराव का छोटा भाई या माधवराव का चाचा। नाम उसका था रघुनाथ राव। ठीक, इसका चाचा जो है माधवराव का संरक्षक बन जाता है। और जब रघुनाथ राव माधवराव का संरक्षक बन जाता है तो मराठा साम्राज्य बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगता है। मराठा साम्राज्य जब चलने लगता है तो ऐसे ही चलते चलते समय बीतता रहता है दोस्तों। और एक समय ऐसा आता है कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है। और जब माधवराव की मृत्यु होती है तो राज परिवार के लोग जो है माधवराव के छोटे भाई जिसका नाम रहता है नारायण राव को सभी लोग जो है पेशवा बना देते हैं। ठीक, पेशवा बना देते हैं। अब यह बात जो है माधवराव के चाचा रघुनाथ राव को अच्छा नहीं लगता है कि हम इतने दिन से संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे निर्देश में माधवराव भी काम किया, अब हमको इतना अनुभव है, तो इसके न रहने पे हमारी योग्यता को देखते हुए पेशवा हमें बनाना चाहिए। जबकि हमको न बनाकर किसको बना दिए? नारायण राव को बना दिए। और जब नारायण राव को दोस्तों जब सभी लोग पेशवा बना देते हैं तो यह रघुनाथ राव को बहुत कष्ट होता है। वह किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वह पेशवा का पद छीनना चाहता है। और यह छीनने के चक्कर में दोस्तों वह क्या करता है? कुछ दिन बाद जो है नारायण राव की हत्या करा देता है। ठीक, अब हत्या को जो है को कराने के बाद माधवराव जो है अगला पेशवा बनने का प्रयास करता है। पेशवा बनने का क्या करता है? तो प्रयास करता है। जब पेशवा बनने का दोस्तों यह प्रयास करता है तो राज दरबार के जो सरदार लोग होते हैं वह जो है इसका विरोध करते हैं कि यह कोई तरीका नहीं होता है कि आप किसी का हत्या करा के ज़बरदस्ती जो है आप पेशवा का पद जो है हासिल करें। इससे एक गलत राजनीति का जो है वो प्रारंभ होगा और हो सकता है कि कल को आपको कोई वो मार करके फिर दूसरा आदमी पेशवा बनने की कोशिश करे। तो यहाँ पे इसके प्रयास का जो वहाँ के राज दरबार के जो सरदार लोग थे वह विरोध किए। ठीक, और जब विरोध किए तब जो है रघुनाथ राव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब पूरा जो है मराठा साम्राज्य पूरे मराठे जो है मुख्य जो सरदार थे उसके खिलाफ हो गए। तब रघुनाथ राव के पास जब कोई विकल्प नहीं बचता है दोस्तों तो रघुनाथ राव कहाँ जाता है? अंग्रेजों के पास। अब देखिए यही रघुनाथ राव की मूर्खता होती है। घर परिवार का जो झगड़ा है, राजकुटुंब का जो झगड़ा है वह राजकुटुंब में बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए। लेकिन रघुनाथ राव का लालच इतना बड़ा था कि वह किसी तरह पेशवा बनना चाहता था और पेशवा बनने के लालच में वह जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है दोस्तों। और जब अंग्रेजों के पास जाता है तो अंग्रेज तो भाई अपना लाभ देखेंगे, वो तो इस भारत में किसी के नहीं हो कि लाभ के चक्कर में यहाँ पे आए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी भी परिवार या किसी भी देश की बात होती है दोस्तों तो वहाँ पे जो झगड़ा होता है उसको आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, न कि किसी तीसरे शक्ति को मध्यस्थता करने देनी चाहिए। आप लोगों ने अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा कि इतनी विकट परिस्थिति हमारे सामने युद्ध की चुनौती आ गई थी, अभी भी बनी हुई है वो चाइना के साथ। और हमारे और चाइना के बीच मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका ने पूरा कोशिश
किया, उसने कई बार कहा कि हम जो है आप दोनों के बीच मध्यस्थता करके आप लोगों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से मना को कर दिया कि हम जो है आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, ये जो है समस्या हमारे और चाइना के बीच है, तो हम और चीन मिलकर इसे द्विपक्षीय वार्ता से या युद्ध से हल करेंगे, लेकिन तीसरी किसी महाशक्ति को इसमें हम कूदने का मौका नहीं देंगे। ये सीख हमें इन्हीं इतिहासों से मिलती है कि किस प्रकार हम जो है तीसरी शक्ति को मध्यस्थता के लिए हम इनवाइट किए और वह अपना मतलब निकाल करके हमको बर्बाद करके चला गया। तो कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वह कॉन्सेप्ट एक परिवार के बीच में अप्लाई हो, चाहे वह देश के बीच में अप्लाई हो, तो वह कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। तो ये जो है रघुनाथ चला जाता है अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों से कहता है कि हुजूर हम जो है किसी भी प्रकार से मराठा साम्राज्य का पेशवा बनना चाहते हैं और बड़ी ही उम्मीद के साथ आपके यहाँ हम आए हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, जब आप हमारे यहाँ आए हो तो हम आपका मदद जरूर करेंगे, लेकिन ये समझ जाइए कि हम फ्री में किसी का मदद नहीं करते हैं भाई, उसका खर्च आपको देना पड़ेगा। रघुनाथ राव भाई इतना दिन से जो है पेशवा था, तो वो भी अपना जमा पूंजी इकट्ठा करके रखा था ना, तो कहा कि ठीक है आप बताइए कि हमको क्या करना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो है उस समय जो अंग्रेज थे वह सूरत में ये भाग के गया था दोस्तों, ये सूरत में। तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से सूरत का संधि करता है, ठीक, सूरत का संधि करता है। आपको पता होगा कि अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में ही बनी थी। जब सूरत में बनी थी तो यहाँ तक यह समय तक आते आते जो अंग्रेजों का जो पैठ है सूरत में काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, उनकी शक्ति काफ़ी जम चुकी थी। तो वह सूरत की संधि के माध्यम से कहते हैं कि अय रघुनाथ राव हम जो है तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमको 1.5 लाख जो है रुपया तुमको देना होगा। 1.5 लाख रुपया उस ज़माने में बहुत होता है दोस्तों। 1.5 लाख रुपए के बदले में सूरत की संधि में ये कहा गया कि हम जो है 1.5 लाख रुपए के बदले में 2500 अंग्रेजी सेना के साथ न हम जो है मराठा साम्राज्य पे आक्रमण करेंगे, ठीक। और रघुनाथ राव तो तैयार हो जाता है कि ठीक है, वह 1.5 लाख रुपया दे देता है। उस समय दोस्तों जो अंग्रेजों की तरफ से सूरत का सब संधि करता है वह रहता है बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन रहता है? बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स जो है यह सूरत की संधि जो है वो करता है, और जब सूरत की संधि हो जाती है तो रघुनाथ राव 1.5 लाख रुपया जो है अंग्रेजों को दे देता है। जब अंग्रेज लोग 1.5 लाख रुपया पा जाते हैं तो 2500 अंग्रेजी सेना को लेकर के मराठों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। और जब युद्ध का ऐलान करते हैं तो दोस्तों, तो उस युद्ध में जो है एक बहुत ही भयानक युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है मराठों की हार हो जाती है। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है, ठीक। और जब मराठों की हार होती है, और यही जो युद्ध है दोस्तों, यही युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को कहलाता है। यही जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। जब मराठों की हार हो जाती है तो उसी महाराष्ट्र में, उसी मराठा साम्राज्य में एक राजवंश और रहता था जिसको सिंधिया कहा जाता था। तो जब मराठों की हार हो जाती है तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक समझौता कराने का प्रयास करता है, और मराठों की हार के बाद महादजी सिंधिया ने जो है एक समझौता कराया, एक संधि कराया, और इसकी मध्यस्थता से जो है एक संधि होती है,
और उस संधि का नाम होता है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ये उस सालबाई के उस संधि का नाम जो है सुना होगा। और जो सालबाई की संधि हुई रहती है दोस्तों, यह संधि होती है 1882 ईस्वी में। यह संधि होती रहती है 1882 ईस्वी में। यह 1882 ईस्वी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सालबाई का संधि पहली बार जो है मराठा अंग्रेजों के सामने झुके हैं और सालबाई का संधि किए हैं। इस सालबाई के संधि में दोस्तों जो है ये जो है निर्णय होता है कि यहाँ पे जो दो बंदरगाह होते हैं, एक भड़ौच का बंदरगाह, यहाँ पे एक भड़ौच का बंदरगाह और एक सालसेट का बंदरगाह, सालसेट बंदरगाह, एक भड़ौच बंदरगाह और दूसरा सालसेट बंदरगाह। एक भड़ौच बंदरगाह, दूसरा सालसेट बंदरगाह। यह दोनों बंदरगाह जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अब अंग्रेजों को तो इसी की ज़रूरत थी कि हमको जो है इस पश्चिमी तट पर जो है कुछ बंदरगाह मिल जाए जहाँ से हम खुल के जो है अपना व्यापार वाणिज्य कर सके। और ये चीज़ जो है जब अंग्रेजों को मिल जाती है तो अंग्रेज लोग रघुनाथ राव को भूल जाते हैं। वह जो है कहते हैं कि ठीक है, जब हमको बंदरगाह मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, रघुनाथ राव से समझौता हुआ था, हम युद्ध किए तो किए, अब हारे चाहे जीते ना, आपका 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया, अब जो है हमको मिल गया। सालबाई की संधि द्वारा दोस्तों इन लोगों को जब ये दो बंदरगाह मिल जाते हैं तो अंग्रेज़ों ने ये मराठों को ये वचन दिया कि आज के बाद हम रघुनाथ राव की कोई मदद नहीं को करेंगे। और इस प्रकार से जो है पहली बार जो है मराठा साम्राज्य में अंग्रेज़ों ने अपनी सेंध मारी थी और दो बंदरगाह उन्होंने अपने जो है अधीन कर लिया। अब इस बंदरगाह से वो चाहे हथियार सप्लाई करें, चाहे वो व्यापार वाणिज्य करें, अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। इन्हीं छोटी छोटी जो है चीज़ों से वो लोग अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और बढ़ा करके फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध करते हैं। उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ से हम बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला। तो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। ठीक, अब ये भी जैसे मैं पढ़ाऊँगा अलग से, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि ये भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा कौन था। तो पेशवा था बालाजी बाजीराव। ठीक, और ये पूछा जाएगा कि बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद जो है अगला पेशवा कौन बना। तो अगला पेशवा बना माधवराव। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि माधवराव जब पेशवा बना तो उसके संरक्षक के भूमिका कौन निभाया। तो रघुनाथ राव इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि यही जो है आगे चल कर के अंग्रेज़ों के पास भाग के जाता है, अंग्रेज़ों के शरण में जाता है और अंग्रेज़ों को निमंत्रण देता है कि हम मराठा साम्राज्य पे आक्रमण कीजिए न। तो इस तरह से यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बनेगा कि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है चला तो उस युद्ध जो है उसके युद्ध के पहले कौन सी संधि हुई थी। या ये भी पूछ सकता है कि रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच संधि कहाँ पर हुई थी। तो सूरत में हुई थी। ठीक, और इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी। तो रघुनाथ और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। ठीक, और इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है और ये बनता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो समापन है वो किस संधि के द्वारा होता है।
तो सालबाई संधि के द्वारा होता है। और ये सालबाई की संधि किसकी मध्यस्थता से होता है? तो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से होता है। और यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में आप लोग इसको जो है लिख लिया कीजिएगा। और मेरा यह दावा है कि ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, पूरी कहानी की तरह हम बताते हैं कि आपको कहानी अगर कभी भी आप लोग इस फ्रेमिंग को देखें तो आपको यह याद हो जाए। और इस तरह से चीज़ें जब आप लिख लेंगे तो एक समय आएगा कि धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा करते हुए एक समय ऐसा आएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है घर पे मेहनत से अपना भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई करेंगे। हम आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।